हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 डी व एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में स्टडी करना प्रारंभ करेंगे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो होगा डी ब्लॉक के तत्वों का, जिसके अंतर्गत हम डी ब्लॉक के तत्वों के परिचय और डी ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हम लोगों ने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। इसमें बताया गया है कि आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उस दीर्घाकार आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखा गया कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाता है उन्हें हम s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है उन्हें हम p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकोष में जाता है उन्हें हम d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f उपकोष में जाता है उन्हें f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब s उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, p उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, d उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और f उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। तो देखा गया s उपकोष में जो है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए इसके अंतर्गत दो वर्ग रखे गए हैं। s ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग रखे गए हैं, वर्ग फर्स्ट वर्ग सेकंड। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके अंदर 6 वर्ग रख दिए गए, वर्ग 13 से 18 के बीच। और d उपकोष के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए डी ब्लॉक के अंतर्गत 10 वर्ग रखे गए हैं, वर्ग 3 से लेकर 12 तक। तो कुल मिलाकर टोटल वर्गों की संख्या हो गई 10, 6, 16 तो 18 वर्ग। तो आवर्त जो दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी है, इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, जबकि आवर्तों की संख्या आज भी उतनी है जितनी प्रारंभ में मंडली बता गए थे। मंडली प्रारंभ में 7 आवर्त बता गए थे, आज भी उतने ही आवर्त हैं, लेकिन वर्गों की संख्या समय के अनुसार बदलती रही। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्गों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए s p d में मिला के, तो 18 वर्ग हो गए। f उपकोष जो होता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन f ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। क्यों रखा गया इसका भी कारण हम f ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ पर बताया जाएगा। जिस प्रकार से ये 18 वर्गों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है आवर्त सारणी में, देखिए s ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के सबसे बाईं ओर रखा गया है 2 क्षैतिज पंक्तियों में। p ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है 6 क्षैतिज पंक्तियों में या 6 वर्गों में रखा गया है। और d ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के मध्य में s और p ब्लॉक के बीच रखा गया है। p ब्लॉक के बीच p जो है d ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। और इनमें वर्गों की संख्या जो है s ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, वर्ग फर्स्ट और सेकंड। p ब्लॉक के अंतर्गत जो वर्ग आएंगे वर्ग 13 से लेकर 18 वर्ग, और जो d ब्लॉक के अंतर्गत जो वर्ग आएंगे वर्ग 3 से लेकर 12 तक वर्ग आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्गों के अनुसार s p व d ब्लॉक के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित किया गया है। अब हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के चूंकि मध्य में रखा गया है और इन तत्वों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिनके बारे में हम अध्ययन अभी करेंगे। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा क्या होगी। देखिए 11th में पढ़ाया गया था पीरियोडिक टेबल, वहाँ पर बताया गया था वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाएगा उन्हें हम s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाएगा उन्हें हम p ब्लॉक के तत्व कहेंगे। इसी प्रकार से d ब्लॉक के तत्व क्या होंगे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d या बाह्य कोष से एक कोष पीछे के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से एक कोष पूर्व के
ड्यूब कोष या वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से एक कोष पूर्व के ड्यूब कोष या n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के मध्य में वर्ग 3 से वर्ग 12 के बीच रखा गया है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 बाहरी कोष होगा, NH2 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में नहीं प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा n-1 D1 to 10 और n-1 T6 कंप्लीट होगा, n-1 H2 होगा। तो यहाँ पर ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है। NS2 जो होगा इसको 1 से 2 लिख लेंगे, क्योंकि जो है अपवादों में जो अपवाद होते हैं उनमें एक भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में देखा गया तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है वो n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 से 10 तक होती है, क्योंकि डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S2 फुलफिल्ड होता है, T6 फुलफिल्ड होता है, S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा n-1d में प्रवेश करेगा। इसलिए कहा गया है कि बाहरी कोष तो NS है, लेकिन इलेक्ट्रॉन NS में नहीं जाएगा। अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो इलेक्ट्रॉन NS में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा n-1d उपकोष में जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में जाता है तो ये बाहरी कोष से एक कोष पूर्व है, इसलिए लिखा जाता है कि जो डी ब्लॉक तत्व होता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से एक कोष पीछे या एक कोष पूर्व के डी उपकोष में या n-1d उपकोष में प्रवेश करता है। और चूंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत 10 वर्गों को रखा गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो और भी स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा, तो समझ में आया होगा डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ये डी ब्लॉक के जो तत्व दिखाए गए हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व दिखाए गए हैं, इनमें जो पहले सीरीज लिखी है इसे 3D सीरीज नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहाँ पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में जाता है, इसलिए इसको 3D श्रेणी भी बोलते हैं। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में जाएगा तो 4D श्रेणी बोलेंगे, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा तो 5D श्रेणी बोलेंगे, और अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा तो 6D श्रेणी बोलेंगे। इस आधार पर इसकी 4 श्रेणियाँ होती हैं जिनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन तत्वों को इस प्रकार से रखा गया 3D श्रेणी में, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के। स्कैंडियम से लेकर जिंक के तत्व जो होते हैं 3D श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जिनको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये हमने याद करने का क्रम बनाया हुआ है। शक्ति, वकर्मन, फिको, निकुंजन। शक्ति, वकर्मन, फिको, निकुंजन। शक्ति में हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम। वकर्मन में वा से हो जाएगा वी, वैनेडियम। कर से हो जाएगा क्रोमियम। मन से हो जाएगा मैग्नीज। फिको में फी से हो जाएगा आयरन। को से हो जाएगा कोबाल्ट। निकुंजन में नी से हो जाएगा निकल। कु से हो जाएगा कापर, और जन से हो जाएगा जिंक। तो इस प्रकार से हम 3D सीरीज के तत्वों को याद कर सकते हैं। शक्ति, वकर्मन, फिको, निकुंजन। शक्ति, वकर्मन, फिको, निकुंजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर एंड जिंक। तो ये 3D सीरीज अपने सिलेबस में है, इसलिए इस सीरीज के सभी तत्वों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से 3D सीरीज के तत्व हो गए। इसी प्रकार से 4D सीरीज के तत्वों को हम याद कर सकते हैं। यूं, जरा, निर्भय, मोदी, थके ना, रुके ना, राह पर, पहाड़ पर, आगे चढ़। इसमें हो जाएगा ये ट्रियम, थके ना, यूं से ट्रियम, जरा, जिरकोनियम, निर्भय से नुबिडियम, एमो से मोलिब्डेनम, और थके से टिटेनियम, रुके से रोनियम, रुके से रुथिनियम, राह पर रहनियम,
Pd से पैलेडियम, Ag से सिल्वर, और आगे से जो है, आगे से सिल्वर हो गया और चढ़ से कैडमियम होगा, Cd, ये Cd होगा, सॉरी Cd होगा ये। और लास्ट 5D सीरीज होगा, तो इसमें जो तत्व हैं देखिए यहाँ पर क्या है, लैंथेनम है 56, फिर इसके बाद क्या किया गया, ये 72 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो लैंथेनम के आगे के 14 तत्व होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के, ये जो है तत्व 4F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं या F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, 4F उपकोष में प्रवेश करता है, इसे इनको 4F श्रेणी के तत्व बोलते हैं या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के सभी लक्षण जो है लैंथेनियम तत्व से मिलते हैं। ठीक है, अब जो ये जो होगा 58 से स्टार्ट होगा 71 तक, फिर 72 हाफनियम आ जाएगा, फिर हाफनियम से लेकर जो है Hg तक के, मरकरी तक के जो तत्व होंगे ये तुम्हारे कहलाएंगे 5D श्रेणी तत्व। तो इनको याद करने का तरीका हमने बनाया हुआ, ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो ला से लैंथेनम हो जाएगा, HF से हाफनियम हो जाएगा। ठीक है, और ला हफ्ता यहाँ पर टी छूट गया है, ला हफ्ता, फिर हो गया वरना वैनेडियम हो जाएगा। ठीक है, और रेहान से रेहनियम, ओसामा से ओस्मियम, इरफान से इरिडियम, पीटेंगे से प्लेटिनम और से गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड, और हंसेंगे से मरकरी हो जाएगा। इस प्रकार से इन तत्वों को याद कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज शक्ति विकर्मण फिको निकंजन है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ब्लॉक के इस सीरीज के तत्वों को मुख्य रूप से हमें अध्ययन करना है। इसमें लास्ट जो सीरीज होती है 6D सीरीज, इस श्रेणी के सभी तत्व होते हैं जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें फर्स्ट जो तत्व है एक्टिनियम है। एक्टिनियम के आगे के जो 14 तत्व होते हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, ये 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व होते हैं, ये सभी इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में जाता है, इसलिए इनको 5 श्रेणी के तत्व या F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो जो है इसके बाद 104 से लेकर रदरफोर्डियम से लेकर कार्बोनियम तक के 112 तक के तत्व जो होते हैं वो फिर से जो है 6D श्रेणी के अंतर रखे जाएंगे। तो पहला एक्टिनियम आएगा, फिर रदरफोर्डियम से लेकर कार्बोनियम तक के तत्व जो होते हैं ये 6D श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन तत्वों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, अस्थायी होते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जो मेन अध्ययन किया जाता है वो 3D, 4D, 5D श्रेणी का, लेकिन हमें मुख्य रूप से जो 12th में 3D श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो है याद करने का तरीका होगा, याद कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट सीरीज है, जो वर्ग 12 के जो तत्व हैं, इनको एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जिंद कैद में है, जिंद कैद में है, जिंद से जिंक, कैद में कैडमियम, और है से मरकरी। तो ये भी एक याद कर लें, जिंद कैद में है, जिंक, कैडमियम है, मरकरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इनको याद करने का तरीका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विशेषताएं। देखिए स्टूडेंट्स, हम अध्ययन करेंगे संक्रमण तत्व। वे डी ब्लॉक के तत्व जिनका सामान्य व आयनिक अवस्था में डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है या अपूर्ण होता है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, संक्रमण तत्व
कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कोष में जाएगा उन्हें डी ब्लॉक के तत्व लेंगे, लेकिन संक्रमण तत्व में बोलेंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था या आयनिक अवस्था, सामान्य अवस्था या आयनिक अवस्था में जो है क्या हो, वे तत्व वे डी ब्लॉक जिनका सामान्य आयनिक अवस्था में डी कोष कैसा हो, आंशिक रूप से भरा हो या अपूर्ण होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो इनमें ड्यूब कोष में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे यहाँ पर 1 से 10 लिखा गया था, यहाँ पर 1 से 10 था, यहाँ पर 1 से 9 आएंगे, क्योंकि जब 10 हो जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, और जब ड्यूब कोष पूर्ण भरा होगा तो वो संक्रमण तत्व नहीं होगा, वो डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व में, कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनका डी कोष जो होता है वो फुल फिल्ड या पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम डी कोष बनाएं तो डी कोष अगर बनाएंगे और डी कोष में इलेक्ट्रॉन अगर भरना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो ये अपूर्ण माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा। और ये जो तत्व होगा जिसका डी कोष अपूर्ण होगा वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। लेकिन जैसे ही डी कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे पूर्ण रूप से भर जाएगा तो ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। अब ये जो तत्व होगा ये डी ब्लॉक के अंतर्गत होगा, लेकिन संक्रमण नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि जो सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो इस आवर्त सारणी में स्कैंडियम से लेकर, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा स्पष्ट करेंगे, स्कैंडियम से लेकर कापर तक के जो तत्व होते हैं, स्कैंडियम से लेकर कापर तक के तत्व जो होते हैं, ये जो है या वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 के तत्व या स्कैंडियम से लेकर कापर तक के तत्व जो हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन जो वर्ग 12 के तत्व हैं जिनको हम बोलते हैं जिंक कैद में है, जिंक कैडमियम और मरकरी, ये संक्रमण तत्व किसी भी अवस्था में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो है सामान्य अवस्था और जो है आयनिक अवस्था, दोनों ही अवस्थाओं में इनका डी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, एन डी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है। जिंक कैद में है, जिंक कैडमियम और मरकरी, इस वर्ग के जो तत्व होते हैं ये संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण नहीं है। लेकिन वर्ग 3 से लेकर 11 तक के तत्व ये जो होते हैं, या हम 3D सीरीज में स्कैंडियम से कापर तक के तत्व, ये सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके डी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। जबकि जो वर्ग 12 है इनको सामान्य अवस्था में लिखा जाए या आयनिक अवस्था में लिखा जाए, दोनों अवस्थाओं में ये एनडी कोष पूर्ण रूप से भरा आता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसको और भी स्पष्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तो स्टूडेंट से डिफिनेशन लिख लें, दोनों जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम स्पष्ट करते हैं कि संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक तत्वों में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा अंतर कैसे कर सकते हैं। हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम हमने बनाया था अभी, n-1 H2 n-1 P6 n-1 D1 से 10 और n-S12, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इस आधार पर हम स्कैंडियम से लेकर जिंक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ 3p6 होने के बाद क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18। फिर इसके बाद आएगा 4s2, अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 21। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अब हम पहले 3p के बाद 4s भर लेते हैं और 4s करने के बाद 3d भरते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ये 11 में आप रूल में बताया गया है कि जो डी उपकोष होता है, डी उपकोष की जो एनर्जी होती है वो एस उपकोष से 3d उपकोष की एनर्जी 4s से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष की एनर्जी जो है वो 4s उपकोष से ज़्यादा होती है। तो 4s की कम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, जब 4s कंप्लीट हो जाएगा तब हम 3d उपकोष को भरते हैं। जब 3d उपकोष में लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सब डी उपकोष में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये 3d उपकोष में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, जो अक्रिय गैस तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आर्गन 18 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे लिखा जा सकता है आर्गन 18 4s2 पहले लिख लेंगे 3d1
चूँकि अब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी पोस्ट में 5 खाने बना लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं। ठीक है, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और इसमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं डी पोस्ट में। ऐसे ही स्कैंडियम के बाद आएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम 22, तो हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d2 होगा। और 3d2 में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों एक एक पोस्ट में चले, एक ऑर्बिटल में चले जाएंगे। वैनेडियम 23 आर्गन 18 4s2 3d3 होगा। यहाँ पर क्या होगा कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग पोस्ट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से समझना, स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। आर्गन 18 4s2 और 3d4 ये होना चाहिए, लेकिन जब 3d4 करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4। यहाँ 4 ऑर्बिटल भरने के बाद एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है, जो कि इस अवस्था में जो परमाणु होगा वो अस्थायी हो जाता है। तो इसको स्थायी करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में आ जाएगा, और 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में चला गया, 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपबाउ नियम का अपवाद होता है। ठीक है, इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास आपबाउ नियम की सहायता से नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद आएगा मैंगनीज 25, ये फिर से आपबाउ नियम को फॉलो करेगा, तो ये आर्गन 18 ही रहेगा, ये फिर से 4s2 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आयरन 26 भी इसी प्रकार से आर्गन 18 हो जाएगा, ये 4s2 और 3d6 हो जाएगा। तो जैसे ही 3d6 होगा, तो अभी तक क्या था, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में जाना शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे। कोबाल्ट 27 देखेंगे अगर हम, तो आर्गन 18 4s2 3d7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एंड निकल 28 आर्गन 18 4s2 3d8 हो जाएगा, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद आएगा कापर 29 भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। आर्गन 18 के बाद हम 4s2 3d9 करते हैं, लेकिन जब 9 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल्स में किया गया, तो ये अस्थायी प्राप्त हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चूंकि यहाँ 4 ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गए हैं, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अस्थायी होने के कारण एस से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में चला जाएगा और d10 हो जाएगा। जैसे ही d10 होगा, तो ये जो है डी पोस्ट पूर्ण रूप से भरा होगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ पोस्ट अधिक स्थायी होता है, इसलिए यह अपवाद हो जाएगा और सही इलेक्ट्रॉन विन्यास हम आपबाउ नियम से नहीं निकाल सकते। अब जिंक 30 का लिखेंगे, तो जिंक 30 का जब लिखा जाता है, तो आर्गन 18 रहेगा, 4s2 रहेगा और 3d10 रहेगा। यहाँ पर डी में इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, तो देखा कि केवल जिंक को छोड़कर, क्योंकि जिंक का डी पोस्ट पूर्ण रूप से भर गया है, जिंक को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के डी पोस्ट में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो सभी पोस्ट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, इसलिए ये आंशिक रूप से भरे हुए हैं, ये आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से जो भरे होते हैं, तो ये सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक के तत्व जो है डी ब्लॉक के तत्व कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, कॉपर किस प्रकार से डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो कॉपर किस प्रकार से, देखिए डी ब्लॉक का तत्व होगा। कॉपर जो हमारा कॉपर जो सामान्य अवस्था में जो है, तो इसका डी पोस्ट पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम इसको आयनिक अवस्था में ले जाएं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा इसका। आयनिक अवस्था में कॉपर का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 18 होगा, और क्योंकि आयन बनने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पहली कोष S से निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 3d10, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन यदि हम कॉपर 2+ लिखेंगे तो कॉपर 2+ जैसे ही बनेगा तो एक D कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो D9 हो जाएगा। D9 होने के बाद जो है यहाँ पर D कोष जो होगा वो आंशिक रूप से भरा हो जाएगा, और जब आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तो ये भी एक संक्रमण तत्व की श्रेणी में आ जाएगा। तो परिभाषा संक्रमण तत्व क्या कहती है कि वे डी ब्लॉक तत्व जिनका डी कोष जो होता है वो आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, चाहे वो सामान्य अवस्था में हो, परमाणुक अवस्था में या आयन की अवस्था में। तो इस सामान्य अवस्था में तो डी कोष पूर्ण रूप से भरा है, इस आधार पर कह सकते हैं संक्रमण नहीं है, लेकिन फिर भी संक्रमण होता है क्योंकि आयनिक अवस्था में ये जो है इसका डी कोष अपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से जो तुम्हारे सिल्वर होता है और ये गोल्ड होते हैं, इनमें भी इसी प्रकार से जो इनको आयनिक अवस्था में ले जाते हैं तो आयनिक अवस्था में इनके भी डी कोष जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हो जाते हैं, और आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये जो तत्व होते हैं ये तत्व भी संक्रमण तत्व की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के सभी तत्व जो होते हैं, चाहे वो सामान्य अवस्था या आयनिक अवस्था में, ये जो है इनके डी कोष हम देख रहे हैं इस प्रकार से आंशिक रूप से भरे होते हैं या अपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण बोलते हैं। लेकिन कॉपर जो तुम्हारे जो वर्ग 12 के तत्व हैं, इसके अंतर्गत जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं, इनको हम सामान्य अवस्था में जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, इसका हम आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आयनिक अवस्था में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3d10 आएगा। जब हम आयनिक अवस्था में ले जाते हैं तो इसका देखा गया आयनिक अवस्था में भी क्या होता है, इससे केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो केवल बाहरी कोष पूरे से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 3d10 आएगा, और d10 जो होगा, d10 होने का मतलब इसका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, इसलिए ये सामान्य और आयनिक अवस्था में दोनों अवस्थाओं में इसका डी कोष पूर्ण रूप से भरा रहता है। और जब पूर्ण रूप से भरा रहता है तो ये जो वर्ग 12 के जो होते हैं ये किसी भी अवस्था में अपूर्ण नहीं होते हैं डी कोष, इसलिए इनको जो है संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये जो है डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन से तत्व संक्रमण होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो जिन तत्वों का डी कोष आंशिक रूप से भरा है सामान्य अवस्था में या आयनिक अवस्था में, जैसे कॉपर सामान्य अवस्था में d10 है लेकिन ये आयनिक अवस्था में हो गया, अपूर्ण हो गया, इसलिए संक्रमण है। लेकिन जिंक किसी अवस्था में अपूर्ण डी कोष नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए संक्रमण नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व थोड़ा इनमें क्या अंतर है, और इन तत्वों को क्या कहते हैं कि परिभाषा जो है हम लोग पीछे लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने डी ब्लॉक और संक्रमण तत्वों की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, तो वहाँ पर बताया गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कोष में प्रवेश करता है, तो इसके आधार पर संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण किया गया। और संक्रमण तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया तो जो डी कोष है, डी कोष के आधार पर संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रथम संक्रमण या 3D प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। 3D श्रेणी का मतलब है जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे अभी हमने स्कैंडियम से जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कोष में जाएगा, कहाँ जाए, 3D कोष में प्रवेश करता है, 3D कोष में प्रवेश करता है तो उसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी बोलते हैं। इस श्रेणी का प्रथम तत्व स्कैंडियम और अंतिम तत्व जिंक 30 हो गया, ठीक है। दूसरा है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। तो 5D श्रेणी 4D श्रेणी, 4D श्रेणी। देखिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी क्या होती है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4D कोष में। कहाँ प्रवेश करेगा, 4D कोष में, उन्हें हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का पहला जो तत्व है इट्रियम,
39 और लास्ट तो जो होता है वो कैडमियम 48 होगा। ठीक है। तीसरा है तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। तो देखिए इसे 5D श्रेणी इसलिए बोला गया क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा, अंतिम या फाइनल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 5D उपकोष में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? 5D उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी का पहला तत्व जो होगा लैंथेनम होगा, लैंथेनम 56। लेकिन इसके बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिसके बारे में भी बताया था प्रारंभ में। इसके बाद हॉफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्व जो होते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी कहलाते हैं। 4 नंबर पर आएगा चतुर्थ संक्रमण या 6D श्रेणी। तो 6D का मतलब है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में जाएगा। कहाँ जाएगा? 6D उपकोष में प्रवेश करेगा, इसलिए उनको हम 6D श्रेणी या जो है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। और इसका जो फर्स्ट तत्व होता है वो एक्टीनियम होता है। एक्टीनियम के आगे के 14 तत्व जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं या 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। फिर रदरफोर्डियम से लेकर कार्बोनियम तक के जो तत्व होते हैं 104 से लेकर 112 तक के तत्व, ये होगा 89। ये तत्व जो होंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव व अस्थायी होते हैं, इसलिए इनका जो है अध्ययन करना एक जटिल कार्य होता है। ठीक है। तो हम लोग मुख्य रूप से 3D 4D 5D श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें भी क्लास 12th में केवल 3D सीरीज के बारे में 3D श्रेणी के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करना है। जिसके एलिमेंट्स याद करने का तरीका हमने बताया था शुरुआत में, शक्ति, विकर्मण, फिको, निकुंजन, जिसमें से जो लास्ट जो वर्ग है इस श्रेणी के वर्ग के तत्वों को एक साथ हम जिंक कैद में है इसे याद कर सकते हैं कि ये जो है संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 4 श्रेणी में तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को या संक्रमण तत्वों को विभाजित किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं या मुख्य लक्षण। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम स्टडी करेंगे संक्रमण तत्वों के मुख्य लक्षण या विशेषताएं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड डी ब्लॉक के तत्वों के लिए प्रयोग किया गया है जिन्हें हम बोलते हैं संक्रमण। तो संक्रमण तत्व बोलने का कारण क्या है? देखिए यहाँ पर जो आवर्त सारणी बनाई गई इसमें जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं क्योंकि इनकी जो आयनन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कोश से त्याग सकते हैं, इसलिए प्रबल धन विद्युतीय हो गए। पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये प्रबल ऋण विद्युतीय होते हैं क्योंकि इनकी आयन एंथैल्पी तो उच्च होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है इनकी, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रबल ऋण विद्युतीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल ऋण विद्युतीय। अब डी ब्लॉक के तत्व इन दोनों के बीच में रखे गए हैं। तो देखिए इनके जो लक्षण होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के होंगे। एस ब्लॉक के प्रबल धन विद्युतीय, पी ब्लॉक के प्रबल ऋण विद्युतीय। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे वो दोनों के बीच के होंगे, ये ना ही ज़्यादा प्रबल धन विद्युतीय होंगे और ना ही अधिक प्रबल ऋण विद्युतीय होंगे। इनके बीच के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन तानने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है आयनन एंथैल्पी जिसे बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो एस ब्लॉक से उच्च होता है और पी ब्लॉक से कम होता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी बीच के होने का इनके जो लक्षण जो होते हैं धन विद्युतीय लक्षण वो एस ब्लॉक से कम होगा और पी ब्लॉक से ज़्यादा होगा। इसलिए ये जो इनके जो विशेषताएं होती हैं ये विशेषताएं भी एस और पी ब्लॉक के बीच की होती हैं। जैसे ये वैद्युत संयोजी आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये जो है सात संयुग्म बनाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व ये दोनों प्रकार के बना सकते हैं। ये वैद्युत संयोजी यौगिक बना सकते हैं
सहसंयोगी यौगिक भी बना सकते हैं और उपसहसंयोगी यौगिक भी बना सकते हैं। तो इनकी विशेषताएं या रासायनिक गुण देखे गए ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के होते हैं, इसलिए इनके लिए नाम रखा गया संक्रमण नाम दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से संक्रमण तत्व नाम देने का कारण यही है क्योंकि इनके जो लक्षण होते हैं वो दोनों ब्लॉकों के बीच के होते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, जो एस ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिससे इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ये परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। परिवर्ती संयोजकता, एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं फिक्स होती हैं। पी ब्लॉक में कुछ तत्वों को छोड़कर अधिकांश तत्वों की संयोजकताएं निश्चित होती हैं, लेकिन डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व जो होते हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता हुआ ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहली विशेषता इनकी होगी, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो है इनकी आयनन एंथैल्पी जो होती है, आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक से उच्च, पी ब्लॉक से क्या होगी, कम। ठीक है, अगला एस जो संक्रमण तत्व होते हैं, इन संक्रमण तत्वों की जितने तत्व हैं सब धात्विक होते हैं। सभी उच्च गलनांक व क्वथनांक की कठोर धातुएं होती हैं, जिनकी उच्च आघात वर्धता होती है। आघात मतलब पीटेंगे तो बढ़ेंगी, टूटेंगे नहीं, और खींचेंगे तो भी बढ़ेंगे। आघात वर्धता उच्च होती है, तन्यता उच्च होती है। ठीक है, अगला विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसके अतिरिक्त डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। कणीकरण एंथैल्पी उच्च होती है। कणीकरण एंथैल्पी क्या होता है, इन तत्वों के परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कणीकरण एंथैल्पी कह जाती है, जिसके बारे में हम अलग से इसका वीडियो बना के स्टडी करेंगे। इसके अलावा उत्प्रेरक का गुण, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनके तत्व और इनके यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकर या उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतर परमाणविक यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनके बारे में हम 11th के बारे में भी स्टडी करके आए हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन सभी विशेषताओं को अलग अलग वीडियो में डिस्क्राइब रूप से विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं विशेषताओं से आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की कणीकरण एंथैल्पी उच्च क्यों होती है, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक कार्य क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग वीडियो में अलग जो है सभी डी ब्लॉक के तत्वों का एक्सप्लेनेशन विस्तार से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अध्ययन किया डी ब्लॉक के तत्वों की जो है परिचय, और डी ब्लॉक व संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रमुख विशेषताओं के बारे में।
अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। थैंक यू।